साहब के साथ पूरा मुल्क को मिला लें, जब तक आपको या पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं देती, क्योंकि आपके 70 के करीब जो आज़ाद हैं उसके पीटीए के वो मिलाएंगे तो आपको आपके लिए बहुत सारे मसाइल हैं। प्रेडिक्शन दूंगा इसकी, आपके लिए बेहतरीन बेट जो है वो यही है कि आप इसको पीपल्स पार्टी को साथ मिले। पहले भी वो कहते हैं अगेन, एक है ना इंग्लिश का मुहावरा, इट्स बेटर टू डील विद द डेविल यू नो देन द एंजल यू डोंट नो। आप एक दूसरे को जानते हैं ना कि कौन क्या है, तो आपका काम करना आसान है, पहले भी फार्मूला चलाए हुए। तो अब ये सवाल है कि जरदारी साहब ये चांस मिस करेंगे तो वो अच्छा वो क्या कहेंगे भाई साहब, जो बात उस्मान ने भी की है कि भाई साहब लास्ट टाइम हमने शहबाज शरीफ साहब के एक उनकी बचपन की ख्वाहिश थी, एस्टैब्लिशमेंट की भी थी कि आपको वजीर आज़म बनाना है, हमने बनवा दिया। अब मेरे बच्चे की ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जिंदगी में बिलावल को वजीर आज़म बनवा दूं। मेहरबानी फरमाए, मैंने आपके भाई की ख्वाहिश पूरी की, आप मेरे बेटे की ख्वाहिश पूरी करें। अब सवाल ये है कि ये अगर जरदारी साहब को अगर कोई मना सकता है तो वो फिर साफ ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट बनवा सकते हैं कि भाई सब अभी रहने दे, फिर हम चांस देंगे। अदरवाइज इस वक्त मेरा ये ख्याल है बाल जो है ना वो जरदारी साहब के कोर्ट में है कि उनकी इस मंशा के बगैर इस वक्त नई हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए, इसके लिए सारी नवाज शरीफ साहब के लिए बनाना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त वो आए थे, अच्छा उनको एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा था, ये उसका उस वक्त इनका कोई मूड नहीं था यहाँ पे इस नवाज लीग का करने का। उनको राजी करने वाला जो प्रोजेक्ट दिया था जनरल बाजवा साहब ने कंपनी ने कि ये लें एग्जीक्यूट करवाएं, वो ले के प्रोजेक्ट वो लाहौर में आए थे, आपको याद होगा मरियम साहब से मुलाकातें हुई थी, शहबाज शरीफ साहब सबसे हुई थी, उन्होंने इनको राजी किया था, बल्कि वो तो इलेक्शन करवा रहे थे। उसके बाद जरदारी साहब ने आके उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा जरदारी साहब ये सारा कुछ नहीं सर ख्वाहिश नहीं। अच्छा वो बच्चे नहीं है कि आपकी मेरी बात सुन रहे हैं भाईजान, हम अपने आप सीरियस ले रहे हैं नहीं, हम अपने इतना इन्फ्लेट भी ना करें। आप जरदारी साहब लगा के बैठे हैं, कैसे भाई आप ओवर एस्टिमेट नहीं करते तो अंडर एस्टिमेट भी ना करें। अब ये है कि वो ये कह सकते हैं कि भाई साहब हमने आपके लिए किया, अब मेरा एक बार खुरदार है। अच्छा उनकी क्या ख्वाहिश है जरा देखें, ये जितने भुटूस बने हैं मोस्टली ये 30s या अर्ली 40s में प्राइम मिनिस्टर बने। वो उसको अच्छा जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे, मेरा ख्याल है 41 या समथिंग कोई इसके करीब 40s में थे। बेनजीर भुट्टो साहब 36 साल की मेरा ख्याल उम्र थी। बिलावल एग्जैक्टली उसी एज में खड़ा हुआ है। उनके ज़हन में रिकॉर्ड भी है कि जनाब के हमारे फैमिली के बन चुके नाना की तरह, बन चुके हैं और चुनो नई सोच को नारा भी है, एक बार्गेन करने की पोजीशन में भी है। इसलिए वो मुमकिन है कि जरदारी साहब ना एक बच्चे की तरह जिद कर देंगे भाई साहब हूं नहीं जी क्या नहीं, अब हमने आपको कर लिया। मैं सर आपकी ना थोड़ा इख्तलाफ कर रहा हूँ जरूर सर, और जो बनती है बात जिसमें हर चीज़ उनके बारे में जो सब कुछ करा सकते हैं वो ये है कि गवर्नमेंट भी अपनी अपोजिशन भी ठीक, दोनों तरफ जिस तरह ये इन्होंने बात की थी, उसके लिए ये जो 70-80 लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, इसमें से अक्सर बात होती है कि 30 शायद गवर्नमेंट में चले जाएं, बाकी अपोजिशन में रह जाएं। तो जो अपोजिशन में रह जाएं वो पीपल्स पार्टी के साथ, जो गवर्नमेंट में रह जाएं वो नून लीग के साथ। तो ये मॉडल चल सकता है। एक और उस्मान में बड़ी दिलचस्प चीज़ होगी ना, आप जब इस 70 को तकसीम करेंगे और 40 हुकूमत में चले जाएंगे और 30-35 जो दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो होगा वो पीपल्स पार्टी से होगा, क्योंकि नंबर पोजीशन जो है पीपल्स पार्टी की बेहतर हो जाएगी, लिहाजा उनको फॉलो करना पड़ेगा ऑपोजिशन में पीपल्स पार्टी को, और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा। तो ये भी जो राजा साहब ने बात की है ना, अगर हमें एग्री करता हूं, वो तो जरा एक मैच्योर गवर्नमेंट की जरूरत है बड़े अहदाफ के ताक़ीद के लिए, तो उसी तरह एक समझदार अपोजिशन की भी जरूरत है कि जो हर चीज में टांग ना अड़ाए, मुल्क की तरक्की के राह में रुकावट ना बने, तो वो उस अपोजिशन से भी डरे हुए हैं। सर टेबल टर्न भी तो कर सकते हैं ना, इस वक्त टेबल टर्न भी तो कर सकते हैं। एक बड़ा अहम मामला हो गया है, 3-4 बड़े बुरज थे इसके नून लीग के, शेख रोहेल असगर, राणा सनाउल्लाह साहब, साद रफीक साहब, ये सारे आ गए भाई, इस पे भी कोई बात करे ना। शेख रोहेल असगर साहब की बात हो रही थी, मैं तो आपको बताया कि वो हल्का है, हल्के की अंदर की खबर है। जब मैं कल वोट डालने गया हूँ घर से शेख साहब के हल्के में, तो अपने घर से पोलिंग स्टेशन तक ही मुझे अंदाजा हो गया था कि यहाँ पे जो है शेख साहब हारने की पोजीशन में है। जो नौजवान वोटर मैंने देखा है दीवाना वार, और वो खुल के पीटीआई। ये इलाका कौन सा है सर, थोड़ा सा बानी? ये इलाका है इनका बागबानपुरा, मुगलपुरा, मुजाहिदाबाद, सावड़ी,
یہ وہ علاقے ہیں کہ جو نون لیگ کا گڑھ سمجھے سر اس میں صوبائی میں مجتبیٰ صاحب لڑتے ہیں لیکن میاں مجتبیٰ نہیں، میاں مجتبیٰ صاحب حمزہ 127 کے نیچے تھے، 119 میں ہیں. اچھا مجتبیٰ شجاع شاد باغ والی سائڈ آ جاتی ہے. 120 اچھا میری ملاقات ہوئی تھی سنی فیکٹری میں نا ان کے رویل اصغر صاحب اور وہ بڑے عوامی آدمی ہیں، بڑے عوام اور اتنے عوامی آدمی انہوں نے ذرا بہادر نہیں کیا. ایک ورکر نے ان سے تھوڑا سا سختی سے ایسے ایسے بات کی، انہوں نے چپیڑ مار دی. وہ ہے ان کا مارنے کے بعد وہ وائرل ہو گئی. اور وہ سب سے وہ زیادہ لاتے بھی مار چکے ہیں، سب سے زیادہ عوام کے لیے ایکسیسیبل ہے. اتنا عوامی رجحان کامل ہو. اچھا اس کے بعد یہ جو ہوا ہے، یہ جو وسیم قادر صاحب جو آزاد اس یہ کون ہے؟ حصہ لے رہے تھے، یہ نون لیگ نون کے ہوتے تھے. کینڈیڈیٹ ایم پی اے رہے ہیں. یہ مجتبیٰ شجاع والے حلقے کے ایم پی اے رہے ہیں اور لندن سے آئے تھے. نواز شریف صاحب سے بڑا قریبی ان کا تعلق تھا، وہاں سے یہاں آئے اور الیکشن لڑا اور جیت گئے نون لیگ کے ٹکٹ پہ. اس کے بعد یہ کوئی سال 2 سال پہلے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے اور آزاد حیثیت میں انہوں نے الیکشن لڑا. کوئی ان کی اس طرح کمپین نظر بھی نہیں آئی ہمیں، لیکن ایک جو ویو چلی ہے یہ ویو کا ووٹ تھا. یہ ویو کا سر رانا صاحب کو وزیر داخلہ ہونے کا نقصان ہوا ہے. یہ ہلکے کی پولیٹکس بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس کی جو موڈیلٹیز ہے نا، نثار جٹ صاحب کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں ہمیشہ ان کے سسر جیتتے تھے اس حلقے میں. اچھا یہ جو رانا صاحب ہیں یہ تو فیصل آباد شہر میں الیکشن لڑتے تھے صوبائی کا، شیر علی کے ایز اے ونگ، اور یہ گزشتہ الیکشن میں اس حلقے میں گئے تھے اور بہت کم مارجن سے جیتے تھے اس وقت بھی کوئی زیادہ. اور ان کو نثار جٹ صاحب کا استعفیٰ بھی تھا کہ یہ الیکشن جیت جائیں گے. ان کی فیملی میں کچھ پرابلمس تھے جس وجہ سے ان کو 2018 میں بھی شکست ہوئی. اچھا ویسے ایک شاید انہوں نے میری کل بات ہو رہی تھی کہ آج بھی بات ہوئی کہ یہ جو فیصل آباد کی جو پولیٹکس ہے، نون لیگ کے اندر بھی ڈویژن ہے. عابد شیر علی ورسز رانا ثناء اللہ. بعد میں کہ عابد شیر علی کس طرح ہار گیا، انہوں نے کہا جی رانا ثناء اللہ گروپ نے بھی دوسرے امیدوار کو سپورٹ کیا. میں کہا کیسے؟ کہتے ہیں ہمیشہ ہی ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے یہ پوری کوشش کرتے ہیں. اس بار بھی کھلی رائیولری ہے، یہ کھلی. لیکن اب ایک اور چیز جو بات کی جا رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ ہو جائیں، خواجہ سعد رفیق ہو جائیں، کچھ سیٹیں خالی بھی تو ہونی ہیں. شہباز شریف نے خالی کرنی ہے، اپنا مریم نواز صوبائی قومی، میاں صاحب بھی خالی کریں گے. میاں صاحب بھی اب 2 میں ہو گئے ہیں، خالی کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ اپنے جو 3-4 بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. مگر سعد رفیق صاحب کے حلقے کا تو آپ بخوبی بتا سکتے ہیں، آپ وہاں رہتے بھی ہیں اور سعد صاحب سے ایک آپ کا خاص تعلق بھی ہے. تو مگر سعد صاحب جیسا ایک متحرک اور جس طرح کمپین لے کے وہ چلتے ہیں، تھوڑی دن پہلے تفصیلی بات ان کے ساتھ وہ بھی ویو کا نہیں، ایک تو ویو ہوئے، دوسرا وہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھے کہ ان کا حلقے کو بہت زیادہ خراب کیا گیا، بہت زیادہ تبدیل کیا گیا. ایون جو نئے علاقے ڈالے گئے اس کے حوالے سے وہ بہت زیادہ، اور اب کینال سے شروع ہو کے وہ ڈی ایچ اے کے آخر تک جو ہے حلقہ پہنچا دیا گیا، وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہو کے رہ گیا. پھر اس کے ساتھ یہ ہوا یاسین سول خود بھی ہار گئے ہیں جو ان کے نیچے ایم پی اے تھے، اور میاں نصیر بھی ہار گئے ہیں. وہاں پر بھی مسائل، وہ حلقے بھی بالکل تبدیل ہو گئے. اب اس کے نیچے ایک اور حلقہ آتا ہے رانا احسن شرافت کا. اچھا اب احسن شرافت بھی ایک ایم پی ہے اور وہ 4 ایم این اس کے نیچے جو آ گیا. اس کی وجہ سے ایک بڑی کھچڑی پک گئی تھی حلقے کے اندر، اور اس نے بہت زیادہ ڈیمیج کیا ان کو. سعد رفیق صاحب ضمنی لڑیں گے، سینٹ میں جائیں گے. اچھا اب خواہش صاحب کے ساتھ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے. خواہش صاحب جو ہیں وہ میاں شہباز شریف کو واضح طور پہ کہہ چکے تھے کہ میں الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہتا، آپ میری جگہ پہ سلمان کو لڑوا دیں، آپ فلاں کر دیں. وہ تو پارٹی اڑ گئی، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ایک اچھے ہمارے فگر ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں. میاں نواز شریف نے بھی ان کو کہا، مریم نے بھی کہا کہ نہیں آپ کو نہیں جانا چاہیے. اب دوبارہ چونکہ میری بات نہیں ہوئی، وہ چاہ رہے تھے کہ میں ایک بڑی یونیورسٹی بناؤں جس کے اندر بڑی میں کوئی سوشل سائنسز کے حوالے سے کوئی تعلیمات اور اس قسم کی چیز کروں، میں کوئی سوشل ورک شروع کروں. وہ کہہ رہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ میں وزیر بن کے، وزیر اعظم میں نے بننا نہیں، میں وزیر بن کے جتنا انجوائے کر چکا، جتنا کچھ کر سکتا، اس سے آگے میں نے کہاں جانا ہے، میں نے کہیں نہیں جانا، میں بہت کر چکا، میں اب یہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے بھی کہا تھا کہ یہ بڑی جتنی کنٹریبیوشن ہم کر سکتے تھے کر لیے. میرا خیال ہے اب ہم پیچھے رہ کے بھی پارٹی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ لڑنا ہے. تو میرا اس میں ایک خیال یہ بھی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سعد رفیق صاحب نے تھوڑا ہاف ہارٹیڈلی بھی کنٹینیو. میں تھوڑی سی بڑی اہم باتیں بتائی ہیں نجم بھائی نے، عثمان بھائی نے. ایک نا ریڈنگ ہوتی ہے، ہر جیسے ہم فیلڈ میں بیٹھے ہوئے ہماری ریڈنگز ہیں ایز اے جرنلسٹ ہیں یا ایز اے جو بھی ہیں، ان ریڈنگ کی بنیاد پہ ہم کوئی تھوڑا سا چیزیں آنے والی دیکھ لیتے ہیں جن کو بعد میں کہتے ہیں میری پریڈکشن تھی یا آپ کی تھی. خواجہ سعد رفیق صاحب کی کوئی اپنی پولیٹیکل فیملی ہے، بڑے لمبے عرصے سے پالیٹکس میں ہے. میں ان کو قریب سے میرا بھی بڑا اچھا تعلق رہا ہے ان سے. قومی اسمبلی میں بھی ہم نے دیکھا ہے، اسپیچز دیکھے ہیں. ہی ہیز بین ویری ڈفرینٹ اسپیکر اور ڈفرینٹ بات کرتے تھے، ہمیشہ ریکنسیلیشن کی اچھے طریقے کی ایک میچور پولیٹیکل بات کرتے، لڑائی جھگڑے والے نہیں تھے وہاں پہ. انہیں یہ فیل ہوتا ہے، یہ میری ریڈنگ ہے، میری کبھی ان سے ملاقات نہیں، بڑا عرصہ ہو گیا میرا خیال ہے کچھ 3-4 سال سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، میری بات بھی نہیں ہوئی شاید.
उन्हें ये लगता है कि ये जो जिन हालात में इलेक्शन हो रहे हैं, अब 2-3 लोगों ने अपने आप को पीछे किया इस इलेक्शन से, उन्हें लगता है कि पार्लियामेंट भी कंट्रोवर्शियल रहेगी, वजीर आजम भी कंट्रोवर्शियल रहेगा, हमारी पार्टी भी रहेगी, अनरेस्ट रहेगा, वही फिर मार्चेस, वही यहाँ अदालती लड़ाइयाँ, वही झगड़े, वही खान, तो वही सारा कुछ। और पीडीएम के दौरे हुकूमत से की बहुत सी चीजों से डिसएग्री भी करते हैं। अच्छा, उन्हें ये लगता है कि ये काम सिस्टम जो है ये ज्यादा देर चलेगा नहीं। उन्हें फील होता है कि ये जो पार्लियामेंट है शायद साल चले, 6 महीने चले, फलां चले, इट बेटर। सो उन्होंने बड़ा वाइजली वो चाहते थे कि मैं अपने आप को डिस्टेंस करूं ताकि मैं इस ये कंट्रोवर्सी में इन इश्यूज में ना पड़ूं। उन्होंने विक्ट्री वो भी कर दी, इसलिए उन्होंने एक अच्छा जेस्चर दिया, लेकिन जान छुड़ा ली। उन्होंने कहा मैं इसमें पढ़ते नहीं जी, मेरे साथ जाती होगी, मेरे वोट नहीं गिने, मेरे पास फलां फॉर्म है, ये वही चक्कर में नहीं पड़े। अब सेम उनके जहन में, आप उनको शायद खकाना बादशाह साहब को देखें सपोजली, उनको भी पता था कि मैं इलेक्शन नहीं जीत सकता, उनके लिए मुश्किल था जीतना वहां पे। मेरा ये ख्याल है कि पहले भी इलेक्शन हारे वहां से, और भी इश्यूज थे पार्टी के अंदर, हम उसको छोड़ देते। उन्होंने भी अपने आप को एक सोबर के तौर पर, एक बड़ा स्टेट्समैन के तौर पर पेश किया। उन्होंने गुफ्तगू न्यूट्रल कर दी, जैसे मेरा तल्लुक नहीं, एक होते मुबसरीन, जैसे हम अगर सपोज भी बैठे, हम न्यूट्रल एक स्टेटस लेने की कोशिश करते हैं ना, ताकि तमाम लोग हमें आगे सुने, अप्रिशिएट करें कि हम किसी पार्टी का। सेम उन्होंने यही काम किया शायद खकाना बादशाह साहब। उनके आजकल सुने आप अच्छे पॉलिटिकल कमेंटेटर लगते हैं, नॉट ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। मैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नहीं लगते, एक अच्छे पॉलिटिकल कमेंटेटर, हर चीज पे इन्होंने ठीक किया, उन्होंने गलत किया, फलां। साद रफीक साहब ये पोजीशन लेना चाहते थे, और साद रफीक की थिंकिंग इसी तरह की रही है, वो पार्टी के अंदर भी वो इस तरह का समझते हैं। अच्छा, मरियम नवाज साहब, अच्छा मरियम नवाज साहब से थोड़ी सी अगर नजम भाई थोड़ी सी, वो मरियम नवाज साहबा के हवाले से मुझे याद है, काश अब्बासी साहब ने उनसे एक दफ़ा शो में पूछा, हमजा ये शहबाज शरीफ साहब के बारे में कोई बात पूछी उन्होंने, मुझे आज तक याद है, तो उन्होंने बड़ा थोड़ा रिएक्ट किया था। उन्होंने कहा मैं उनका स्पोक्समैन हूँ, मैं तर्जमान हूँ, मैं उनका। इनको बड़ी शिकायतें रही हैं, इनको साद रफीक साहब को पार्टी के हवाले से, मियां नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब, इनके बच्चों के हवाले से, जो चौधरी साहब को भी थी, जो इसके बाद शायद खकाना बादशाह साहब को भी थी, और भी कुछ पार्टी के अंदर जो लोग कहते थे कि सर को हमें भी मौका दें, कुछ हमें भी आगे आने दें। सो एक स्टेज पर उन्हें फील हुआ कि हमारा शायद इस पार्टी में उस तरह का फ्यूचर नहीं, जो बात नजम भाई ने की है कि भाई इसके बाद क्या है, भाई वजीर बनने थे, हमने बन लिए, 3-3 4 दफा बन लिए, हमने जो बड़े आपके हाईएस्ट जो ओहदे थे वो हमने देख लिए, तो अब हम इसको गवर्नमेंट जब खत्म हो रही थी समझदारी से, तो साद रफीक साहब ने एक इवेंट कराया था अपनी मिनिस्ट्रीज दोनों का, जो पीआईए का और रेलवे का, एक वो किया था, एक राउंड अप किया था। उसमें आप आई थिंक नहीं थे मौजूद, लेकिन काफी जर्नलिस्ट उन्होंने वहां पे बुलाए हुए थे, और जाहिर है ऑफ द रिकॉर्ड इस तरह की टू एन एक्सटेंट जो आप कह रहे हैं, इफेक्ट जो आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी बहुत सारी चीजों से हम एग्री नहीं करते थे, मैं भी एग्री नहीं करता। और रेलवे को उन्होंने बहुत बेहतर कर दिया था उनके दौर में, पीआईए को, रेलवे को काफी उन्होंने ये साद रफीक ने रेलवे को बहुत बेहतर भी किया था। वर्कर टाइप आदमी थे, रेस्पॉन्ड भी करते थे, खबरों पे करते थे, ट्वीट पे करते थे, वेरी सेंसिटाइज कि कोई जर्नलिस्ट ट्वीट कर रहा है, कोई खबर कर रहा है, स्टोरी कर रहा है, तो मैंने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। अच्छा सर, ये इख्तिलाफी राय भी लेना नहीं, मेरा ख्याल है कि साद रफीक जैसे डेमोक्रेट को इस पॉलिटिकल प्रोसेस से आगे बाहर नहीं होना चाहिए, उनको इसका हिस्सा रहना चाहिए अगर वो ये फैसला करते हैं। और जैसा कि वो कह भी रहे थे, क्योंकि अभी मेरी इलेक्शन कैंपेन में भी उनसे मुलाकात हुई और लंबी चौड़ी गुफ्तगू भी हुई, काफ़ी उनके रिजर्वेशंस बहुत सारी, जो चूँकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि आपके लिए अमानत होती हैं, आप स्क्रीन पर नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि साद रफीक जैसे बंदे को, एक पॉलिटिकल वर्कर को इस सिस्टम में जितना भी वो बेहतरी कर सकता है, जितना भी वो बेहतरी कर सकता है, उसके लिए उसका हिस्सा रहना चाहिए। सर एक बड़ी अहम बात है, मैं वैसे कौन सी बात अहम नहीं थी आपकी एक और अभी यार ये कौन? अच्छा क्लासा साहब, मैं इतनी मेहनत से ये स्टैट्स निकालूं, जमा करूं, उसके बाद आपके ट्रांसमिशन के अगले हिस्से में क्लासेस आपको यहाँ बिठाना है, ये अच्छी है, नोक झोंक है, मैं बीच में आ जाती हूँ, यहाँ नहीं, मैं बीच में अहम बात करें सर आप। नहीं, राजा साहब से मैंने उस पर कमेंट लेना है। फैसलाबाद डिवीजन की जो सीटें हैं सर, फैसलाबाद डिवीजन में 10 सीटें हैं, फिर इधर मुंह करके लेना। फैसलाबाद डिवीजन में 10 सीटें कौमी असेंबली की, 8 जो है वो पीटीआई जीती है और 2 जो है वो जीत सकी है पीएमएल, एक सीट जो है वो अली गौर बलोच साहब की है और दूसरी एक 98 है, ये 2 सीटें वो जीते। इवन ये तोबा टेक सिंह जब आप पहुंच जाए, जब आप तोबा टेक सिंह पहुंच जाए तो भी जो है वो पीटीआई यार उनका क्या बना, रियाज ये फतियाना साहब का जीत गए रियाज फतियाना। इसमें देखिए जी सर 8-2 बहुत बड़ा सर, मैं यार सुने ना जी, फैसला थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी फिर डायनामिक्स। फैसलाबाद पहले एक इंडस्ट्रियल ज़ाहिर शहर है बड़े अरसे से, और उसमें एक लेफ्ट का वोट था बहुत बड़ा, पीपल्स पार्टी का वोट था, 70s में जीती, फिर 88 तक तो पीपल्स पार्टी की मोनोपोली थी एक तरह से। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों में एक वहाँ पे मिडिल क्लास बननी शुरू हुई, छोटे
सूतर मंडी में और मुख्तलिफ जगह पे लोग दे स्टार्टेड बिकमिंग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और उन्होंने अपना ज़ाती वोट बनाया और पीपल्स पार्टी की कोई नेग्लिजेंस थी, वो अपना जो लेफ्टिस्ट एजेंडा था उसकी जो चार्म था वो ख़त्म हो रहा था, तो वो लोग मूव कर गए इवेंचुअली नून लीग में और नून लीग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई, लेकिन वो थ्रू नॉट डायरेक्ट वोट नहीं था वो नून लीग का, वो उन लोगों के थ्रू था जो मेन स्ट्रॉन्ग आप मैन कह लें या एक कारोबारी तबका जिनके वो इन्फ्लुएंस में थे। उसके बाद पीटीआई में जो इवेंचुअली पीपल्स पार्टी की वीकनेस के बाद वो वोट इवेंचुअली पीटीआई की तरफ जाना शुरू हो गया जो पॉपुलर वोट होता है। और अभी गुज़िश्ता टेन्योर में और कहीं पीटीआई डिलीवर किया या नहीं, कोरोना के बाद जो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली पीटीआई गवर्नमेंट को कि इन्होंने क्योंकि क्लोज डाउन नहीं किया था, लॉकडाउन उस तरह नहीं किया, तो बांग्लादेश और उसके ऑर्डर्स जो हैं वो पाकिस्तान आने शुरू हो गए और फैसलाबाद की इकॉनमी बूम कर गई और उसमें बहुत लोगों ने पैसा कमाया भी और ना सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट ने बल्कि अवाम भी बड़े खुशहाल थे क्योंकि मेरा डायरेक्ट ताल्लुक़ रहता है वहाँ से। तो ये अचानक फिर ये जब रिसेशन आया दोबारा या इकॉनमी नीचे गई तो उन दिनों फिर गवर्नमेंट भी चेंज हो गई। तो एक फैसलाबाद के लोगों को ये लग रहा है, एक इम्प्रेशन ये कि यार पीटीआई की वजह से यू वेरी वेल ऑफ और फिर एकदम से उनके गैस के उनको मसले हुए थे, याद है आपको? गैस के उनके मिलें बंद हो गए थे जब ये निगरान हुकूमतें आई हैं। एग्जैक्टली, तो दे वर वरीड, उनका वर्कर क्लास बड़ी मुतासिर। उसका एक बहुत बड़ा रिएक्शन है फैसलाबाद में। अच्छा, ये नवाब शेर वसीर साहब की लड़के उन्होंने टिकट लिया था, वो अब क्या नाम था उनका, तलाल चौधरी साहब, है ना कि नून लीग के जो वोटर है उसमें एक्सेप्टेंस नहीं थी नवाब शेर, तो एंटी धड़ा था, उन्होंने ले लिया। तो ये उसका तो अगर लश्कर साहब ने भी लिया था, सरदार याद सादिक को अगले हल्के में भेजा था। चौधरी होते, चले सर वो पार्टी की अपनी लड़ाई है ना, इधर पार्टी से बाहर तलाल चौधरी होते नवाब साहब की जगह पे, तो वो जीत जाता, क्या हाल होता? जीत जाते तलाल चौधरी साहब सर। ये 96 पे राय हैदर साहब ने हराया ने। नहीं, उधर ज़ाहिर है खरलों का अपना भी एक इन्फ्लुएंस है और वो भी एक लोकल एलिमेंट, क्योंकि इलाका तो ये बेसिकली अगर आप इलाकाई हिसाब से देखें तो खरल जो है उनकी हमेशा इंपॉर्टेंस रही है।